नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का ये खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सभी स्पेशल रिपोर्ट का रुख करते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट भोपाल का, जहां सही जानकारी छुपाने को लेकर कांग्रेस के एक विधायक की विधायकी जा सकती है। बड़ी खबर है। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और भोपाल से ये खबर आ रही है, जहां सही जानकारी छुपाने को लेकर कांग्रेस के एक विधायक की विधायकी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए गरीबी में आटा गीला वाली स्थिति हो जाएगी। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। भोपाल मध्य विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने आरिफ मसूद के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ध्रुव नारायण सिंह ने आरिफ मसूद पर 2023 के विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान लोन से जुड़ी सही जानकारी ना देने का संगीन आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। आरोप में कहा गया है कि मौजूदा विधायक आरिफ ने निर्वाचन आयोग को 65 लाख से ज्यादा के लोन की जानकारी नहीं दी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक आरिफ मसूद पर 34,10,000 का लोन है और उनकी पत्नी रुबीना मसूद पर 31,28,000 रुपए का कर्ज है। इस जानकारी को छुपाने को लेकर याचिकाकर्ता ने मसूद की विधायकी समाप्त करने की मांग हाई कोर्ट से की है। श्री ध्रुवनारायण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा आरिफ मसूद जो मध्य क्षेत्र के विधायक चुने गए भोपाल, उनके चुनाव की वैधानिकता को चुनौती देने के लिए इलेक्शन पिटीशन पेश की गई है, जो माननीय जस्टिस वी के अग्रवाल की अदालत में सुनवाई के उपरांत ग्राह्य कर ली गई है और विपक्ष को नोटिस जारी करके 14 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है। दुर्गेश हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं। दुर्गेश, मांग की गई है और बड़ा आरोप लगाया गया है आरिफ मसूद के ऊपर कि इन्होंने जानकारी छिपाई है। गंभीर मामला हो सकता है दुर्गेश? बिल्कुल नीतीश, गंभीर मामला है। ये एक चुनाव याचिका है, यानी कि इलेक्शन पिटीशन जो हाईकोर्ट में दायर की गई है, और इस इलेक्शन पिटीशन को दायर किया है बीजेपी उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने। अपनी इस याचिका में उन्होंने हाईकोर्ट के सामने ये कहा कि जो आरिफ मसूद हैं, उन्होंने नामांकन फॉर्म में गलत जानकारी दी है। नियम यह है कि आपकी चल अचल संपत्ति, आपके ऊपर कितना कर्ज है, आपके कितने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, ये तमाम जानकारी आपको नामांकन फॉर्म में अनिवार्य रूप से भरना है। लेकिन आरिफ मसूद ने जब अपना नामांकन फॉर्म भरा तो उसमें लोन की जानकारी छिपाई, और ये लोन भी थोड़ी बहुत नहीं है। दोनों पति पत्नी के नाम पे लगभग 65 लाख रुपए का लोन है, जिसकी जानकारी नामांकन फॉर्म में नहीं दी गई। और यही एक बड़ी गलती यहाँ पर आरिफ मसूद कर गए हैं, जिसे मुद्दा बनाते हुए इस चुनाव याचिका के जरिए हाईकोर्ट में आरिफ मसूद की विधायकों को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका में उठाए गए तमाम तर्कों को सुना, उसे गंभीरता से लिया और आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 अप्रैल को है। 14 अप्रैल तक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट में ये बताना होगा कि उन्होंने आखिरकार ये जानकारी क्यों छिपाई, अगर छिपाई है तो फिर इसके पीछे वजह क्या थी और क्यों इस पूरी जानकारी को उन्होंने निर्वाचन के दुर्गेश, सामने नहीं रखा। आरिफ मसूद ने कोई अपना पक्ष रखा हो या कुछ इस संदर्भ में जानकारी निकल कर आई हो? विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है दुर्गेश? निश्चित तौर पर अभी तक जवाब नहीं आया, क्योंकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया है और इस न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत आरिफ मसूद को नोटिस के जरिए जो नोटिस जारी किया गया उसका जवाब हाईकोर्ट में ही पेश करना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि 14 अप्रैल तक का समय दिया गया है। 14 अप्रैल को आखिरी नेक्स्ट डेट पर सुनवाई होगी और उस सुनवाई पर बताना होगा कि उन्होंने क्यों ये जानकारी छुपाई जो आरोप लगाए गए हैं। उसके साथ साथ भ्रामक जानकारी भी मतदाताओं तक पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। तो ये तमाम आरोपों का जो है जवाब आरिफ मसूद को हाईकोर्ट के पटल के सामने रखना होगा। यानी कि आरिफ सीधे कानूनी लड़ाई ही लड़ेंगे और उम्मीद है कि जैसे ही ये खबर विस्तार न्यूज की मिलेगी उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आएगी। दुर्गेश, इस महत्वपूर्ण अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुर्गेश हमारे सहयोगी न्यायधानी से जुड़े और न्याय की एक खबर आपके सामने उन्होंने साझा की। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले एक बार फिर से छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले ने तूल पकड़ लिया है।
पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी एफआईआर टुटेजा के ऊपर दर्ज कर ली है। विस्तार न्यूज ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले को लेकर विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आप समझ जाएंगे कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में A to Z क्या कहानी है और अभी क्या कुछ हुआ है। देखिए रिपोर्ट, देखिए। छत्तीसगढ़ के चर्चित रिटायर्ड नौकरशाह अनिल टुटेजा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट से मुसीबतों का हाथ छूटने के बाद ईडी ने एक बार फिर टुटेजा के गले में कानून का फंदा डाल दिया है। मामला प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले का, जिसको लेकर रमन सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज छत्तीसगढ़ के प्रशासन में अच्छी पैठ रखने वाले इस नौकरशाह पर शराब घोटाले के किंग पिन होने को लेकर उंगली उठाते रहे हैं। अनिल टुटेजा और उसके बेटे पर जब घोटाले को लेकर तलवार लटकी तो ईडी ने अपने हलफनामे में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जिसके जवाब में टुटेजा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। टुटेजा को याचिका दायर करने पर कोर्ट द्वारा मनवांछित परिणाम मिला। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है, पर ईडी को टुटेजा की खुशी शायद बर्दाश्त नहीं थी, लिहाजा ईडी ने फिर से टुटेजा के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐसा केस जिसने बीजेपी को प्रदेश की तत्कालीन सरकार को घेरने का खूब मौका दिया। शराब घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12, 420, 467, 468, 471 और 120 लगाते हुए कुल 70 नामजद लोगों पर केस दर्ज हुआ है। पूरे मामले की तहकीकात हम आपको विस्तार न्यूज पर विस्तार से बताते हैं। साल था 2022, सूबे में कांग्रेस की सरकार। ईडी की एक प्रेस रिलीज जारी होती है और प्रदेश की जनता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मामला 2000 करोड़ के शराब घोटाले का, जिसको बड़े सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जाता है। ईडी के दर्ज एफआईआर के अनुसार अनिल टुटेजा ने अनवर ढेबर और अरुणति त्रिपाठी के साथ सिंडिकेट के रूप में काम किया था। अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में 11 मई 2022 को याचिका दायर की, जिसमें आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा के ऊपर संगीन आरोप लगाते हुए कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत और अवैध दलाली का बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है। 18 नवंबर 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अब जब सिस्टम में भ्रष्टाचार का चेहरा सामने आया तो सियासत में वार पलटवार का सिलसिला जारी हो चुका था और आरोपों के कीचड़ उछाले जाने लगे थे। ईडी ने जारी किए गए प्रेस रिलीज में पूरा विवरण दिया था कि कैसे सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझकर खोखला कर दिया गया। सबसे पहले इस केस से जुड़े एक नाम जान लीजिए, अनवर ढेबर। एक प्राइवेट कारोबारी जिस पर आरोप है कि यह सत्ता के मठाधीशों के साथ साथ प्रदेश में अपनी हनक जमाने वाले अधिकारियों के लिए भी काम करता था। काले कारोबार के धंधे को खड़ा करने के लिए ये मास्टरमाइंड छत्तीसगढ़ में अपना विशाल नेटवर्क खड़ा कर चुका था। एक ऐसा नेटवर्क जो आपराधिक प्रवृत्ति का था। व्यक्तियों के साथ साथ कुछ संस्थाओं से भी इस अनवर ढेबर के अच्छे संबंध थे, जिसके साथ मिलकर इस कुख्यात ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। अब आपको शराब घोटाले के पूरे झोल को विस्तार न्यूज पर विस्तार से समझाते हैं। दरअसल मामला सामने आने तक छत्तीसगढ़ में कुल 800 सरकारी शराब की दुकानें थी। सूबे में निजी शराब की दुकानों की अनुमति नहीं है। सरकारी शराब दुकानों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड से शराब खरीदी जाती है। बतौर छत्तीसगढ़ राज्य विपणन नगर लिमिटेड टेंडर जारी कर शराब दुकान चलाते हैं। साथ ही साथ इस प्रक्रिया के आधार पर बोतल निर्माताओं और होलोग्राम निर्माताओं का चयन किया जाता है। अनवर ढेबर प्रदेश में कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। राजनेताओं के समर्थन से अनवर ढेबर ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के आयुक्त और एमडी को कंट्रोल कर लिया था। ईडी के अनुसार छत्तीसगढ़ में सिंडिकेट को 3 अलग अलग तरीकों से फायदा हो रहा था। पहला तरीका, सरकारी ठेकों को शराब न पहुंचाकर प्राइवेट दुकानों को शराब पहुंचाया गया, जहां शराब के ब्रांड के आधार पर प्रति केस
75 से 159 रुपये कमीशन वसूला गया। बकायदा सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये पूरा हिसाब किताब नकदी में हुआ। अब इन कामों की प्रक्रिया जानिए। दरअसल CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी को अपने पसंद के डिस्टिलर को शराब परमिट करना था, जिस पर काले कारोबार का भूत चढ़ा और वो इस सिंडिकेट का हिस्सा हो गए। दूसरा तरीका, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने देशी शराब और अंग्रेजी शराब ब्रांड के होलोग्राम बनाकर बेहिसाब शराब CSMCL की दुकानों में बेची। बिना हिसाब किताब की कच्ची देशी शराब बनाकर सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचने लगा। इस तरह वे राजकोष में 1 रुपया भी जमा किए बिना बिक्री की आय पूरी रख रहे थे। प्रक्रिया, डुप्लीकेट होलोग्राम, नकली बोतलें, शराब को डिस्टिलरी से सीधे राज्य के गोदामों से गुजरते हुए दुकानों में ले जाया जाता था। इसके लिए मैन पावर को ट्रेनिंग दी गई थी। पूरी बिक्री नगद में की गई। तीसरा तरीका, डिस्टिलर और ट्रांसपोर्टर से एनुअल कमीशन के जरिए भारी मुनाफा। प्रक्रिया, CSMCL की दुकानों में सिर्फ 3 ग्रुप की शराब बेची जाती थी, जिनमें केडिया ग्रुप की शराब 52%, भाटिया ग्रुप की 30% और वेलकम ग्रुप की 18% शराब शामिल थी, जहां से कमीशन के जरिए इन्हें भारी मुनाफा मिलता था। छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के शराब घोटाले में ईडी ने नई FIR दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और उनके बेटे को राहत मिलने के एक दिन बाद ये FIR दर्ज की गई है, जिससे अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले ईडी ने 180 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की थी और EOW में एक FIR भी दर्ज कराई थी, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा का भी नाम आया था। अब कवासी लखमा बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये नई FIR कांग्रेस और शराब घोटाले से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। शराब घोटाले पर ईडी द्वारा फिर से टुटेजा पर FIR दर्ज करने का मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में तमाम भ्रष्टाचार की छींटों को फिर से खबरों की सुर्खियों में हेडलाइन बनने पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक बार फिर से कुंडली खुल गई है छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की। देखना है कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, दुर्ग चलते हैं, जहां दुर्ग जिले के कुम्हारी में मंगलवार रात 8 बजे जो बड़ा बस हादसा हुआ था, उसमें केडिया डिस्टिलरी कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस लाल पत्थर के खदान में जा गिरी थी, जिसमें 12 मजदूरों की मौत हुई और लगभग 12 कर्मचारी घायल हुए हैं। इस घटना ने लापरवाह सिस्टम की पोल भी खोल दी है। घटना पर विस्तार न्यूज की एक खास रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे लापरवाही कहां हुई और क्या कुछ प्रशासनिक संवेदनशीलता इस मामले पर दिखाई गई है और आगे के लिए क्या जतन किए जा रहे हैं जिससे फिर दोबारा ना हो। विस्तार न्यूज की खबर का असर भी इसी में आप देखेंगे। कुम्हारी से केडिया डिस्टिलरी जाने वाले सड़क पर पहले भी कई बार मातम पसर चुका है। सड़क के दोनों ओर खदान होने की वजह से रात में यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। ना तो सड़क पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ना ही सड़क के दोनों ओर रोड फेंसिंग की सुविधा। हालात अक्सर ऐसे बन जाते हैं कि आए दिन यहाँ पर कोई न कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले एक बाइक सवार इस खदान में जा गिरा था। मंगलवार की शाम 8 बजे फिर से बस हादसे की घटना ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया, जहां 15 फीट की खाई में बस गिर जाने से 12 मजदूरों की जान चली गई। बिना क्रैश बैरियर की सड़क, लापरवाही ने ली जान। घटना के बाद फेंसिंग का काम शुरू। जिस प्रकार मैं चलते हुए आगे बढ़ रहा हूं, उसी प्रकार बस भी इस रोड से आगे बढ़ रही थी, लेकिन बस यहां पर आने के बाद अनियंत्रित होती है और अनियंत्रित होने के बाद पे ये यहीं से जो बस है नीचे खाई में गिर जाती है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। रात भर जो है वो लोगों को निकालने का काम किया गया और घड़ी मशक्कत के बाद में तमाम जो मजदूर थे उनको बाहर निकाला गया। लेकिन अब जो है स्थिति देखिए कि किस प्रकार की स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको टिफिन दिख रहे होंगे,
यहाँ पर वो मजदूरों के आपको छाते दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको वो मजदूरों के कपड़े दिख रहे होंगे, यहाँ तक कि दवाइयाँ तक दिख रही है, जिसको मजदूरों ने दिन में तो उपयोग किया होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शाम को इसका वो उपयोग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इस टिफ़िन में मजदूरों ने खाना खाया होगा, लेकिन क्या पता था कि इस तरह की घटना होगी और रात का खाना उन्हें नसीब नहीं होगा। और भी कई लोग खदानों में गिर चुके, दोनों तरफ खदान है इस सड़क के, वहाँ तक जाएंगे तो दोनों तरफ खदान मिलेगी आपको, गहरी खदान है, जानलेवा है। रात के समय इस पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर स्ट्रीट लाइट होती तो भी दिखता लोगों को। अंधेरे में आमने सामने लाइट पड़े होंगे दोनों तरफ की गाड़ियों का, और ऐसा हेडलाइट लगा के चलते हैं लोग कि सामने वाले को कुछ नहीं दिखता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना तो लाजमी है। भतीजे को फ़ोन आया तो वो बोला मेरे को कि चाचा ऐसी बात है चलो करके, तो मैं बोला क्या होगा, तो वो भी बता नहीं रहा था मेरे को। तो फिर मैं बोला चल कहाँ चलना है करके, तो फिर जब बताया ना रास्ते में, तो वहाँ जब हॉस्पिटल में घुसे ना तो एकदम हालत ख़राब हो गया, थरथरा गया था मैं। तो मेरे सामने एकदम अपना दम तोड़ दिया ना, मेरे एकदम अजीब टाइप का लग गया था मेरे को। बात कर रहा है ठीक ठाक और अचानक क्या हुआ, बात करना ही बंद कर दिया। देखिए, कल का बस हादसा सभी को याद होगा, क्योंकि 40 से ज़्यादा लोगों की भरी बस एक खाई में पलट जाती है, जिसके बाद स्थिति ये बनती है कि अफरा तफरी माहौल के बीच में तमाम लोगों को रायपुर एम्स लाना पड़ता है। और रायपुर एम्स के इमरजेंसी विभाग के बाहर ही मैं मौजूद हूँ और इस इमरजेंसी विभाग में लगभग 10 लोगों को लाया गया था, जिसपे एक महिला सहित कई पुरुष जो है वो शामिल थे, और जिनमें 8 लोगों को अभी जो फिलहाल तौर पर अस्पताल प्रशासन से, एम्स प्रशासन से बातचीत करने पर पता चला है कि 8 लोग खतरे से बाहर हैं, उन्हें जान में, उनकी जान जो है वो बचा ली गई है। इसके अलावा उनके शरीर के कई हिस्सों पे फ्रैक्चर जैसी स्थिति बनी हुई है, किन्हीं के पैर पे फ्रैक्चर है, किसी के कंधे पे फ्रैक्चर है, किसी के जो कमर है, रीढ़ की हड्डी है, उस पर फ्रैक्चर आया है। इसके अलावा 2 लोग अति गंभीर स्थिति पे हैं। दोनों लोगों का डॉक्टरों की विशेष टीम लगातार निगरानी कर रही है और निगरानी करने के साथ पर उनकर विशेष तौर पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। आईसीयू के सपोर्ट पर रखा गया है, जो है वो इसके अलावा ऑक्सीजन के सपोर्ट पर उनको रखा गया है और लगातार उनके जान बचाने की जो प्रयास है वो जारी है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। कुम्हारी से इस घटना की जानकारी आने के बाद प्रशासनिक अमले सहित सरकार संवेदनशील हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर बस के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकाला, जिसके बाद रायपुर एम्स में 10 घायलों को बेहतर उपचार के लिए भेजा गया था। घटना के बाद रात 12 बजे डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद अस्पताल पहुंचे और तमाम घायलों से मुलाकात की। घटना में जान गंवाने वाले 12 मजदूरों के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद मृत शरीर परिजनों को सौंप दी गई। आज सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एम्स पहुंचकर घायलों से मुलाकात कर उनके बेहतर उपचार का निर्देश जारी किया। देखिए, कल कुम्हारी के पास जो बस दुर्घटना हुई, दुर्घटना बहुत दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई है और उतने ही घायल हैं और एम्स में 10 पेशेंट एडमिट हैं, जिसको देखने हम स्वयं आए हैं। और जैसे ही इस घटना का पता चला, वैसे ही पूरा प्रशासन वहाँ, कलेक्टर, एसपी सब पहुँच गए। और कल रात में यहाँ एम्स में हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए और पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा जी, हमसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कई बार घटना घट चुकी है, लोग लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। सब संज्ञान लिया जाएगा भैया, अभी इसीलिए हम लोग सब आए हैं। इसके बाद निर्णय होगा कमेटी बनाकर इसको रोड बनने के लिए, या फिर कल 1-2 दिन के अंदर अंदर बैठक है इस बात की। तो इस बात को लेकर बैठक है और बैठक के बाद में ये निर्णय लिया जाएगा। और इसकी सड़क भी विजय शर्मा कह रहे हैं कि जल्द बनाई जा सकती है या फिर खदान पाटने को लेकर यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर बड़ी बात उन्होंने कही है और ये कही है कि कमेटी की बैठक होगी और बैठक के बाद में इस रोड को लेकर जल्द सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। आपको बता दें, पूरी घटना सिस्टम की लापरवाही बताई जा रही है, जिसे विभागीय अफसर और रोड सेफ्टी के जुड़े अधिकारियों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सरकारी नियम के अनुसार अगर 3 मीटर से गहरी जगह में सड़क है तो वहां पर क्रैश बैरियर होना चाहिए।
वहीं रोड सेफ्टी के इंचार्ज संजय शर्मा ने कहा कि अगर फेंसिंग और क्रैश बैरियर नहीं लगाया गया तो भविष्य में भी इस तरह की घटना घट सकती है। घटनास्थल की रोड सेफ्टी विभाग ने जांच कर ली है और जांच करने में क्या कुछ निकला है बातचीत कर लेते हैं संजय जी। सर, किस तरह का जो तथ्य है आप लोगों ने पाया है? अभी जांच अधूरी है, पूरी जांच नहीं हुई है। प्राइमा फेसी जो गहराई है सड़क से नीचे लगभग 7 मीटर की गहराई है और 3 मीटर के बाद में एक क्रैश बैरियर प्रॉपर होना चाहिए। ये मिसिंग दिख रहा है। अभी रात में लाइट भी इसमें नहीं थी ऐसा बताया गया है और ये 2 बड़े कारण दिख रहे हैं। गाड़ी अनियंत्रित होकर गिरी है। यदि क्रैश बैरियर होता तो संभवतः गाड़ी नहीं गिरती नीचे में। सर, लाइट बंद होने की बात आ रही है और जो गाड़ी हो बहुत कंडम स्थिति में थी, ये भी जो जानकारी आ रही है, ऐसा कुछ है? इसके बारे में आरटीओ जो है वो बता पाएंगे। फिटनेस वगैरह की जांच उन्होंने की है कंप्लीट और अभी जो ऑन रिकॉर्ड 28 जून तक के उसकी फिटनेस की वैलिडिटी है। तो इसके साथ साथ में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एक प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस गाड़ी के ऊपर निकालने के बाद में और उसके बाद में उसकी फिटनेस और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे। तो अभी इस स्थिति में ये कहना उचित नहीं होगा कि वो नहीं है। कि ये लाइट उस पे जो लाइट तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे उन्होंने बंद की लाइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय लाइट बंद थी गाड़ी की। जो लोग यहाँ पे मदद करने आए थे उन्होंने कहा कि लाइट उन्होंने बंद की है। तो गाड़ी की लाइट उन्होंने यदि बंद की है इसका मतलब लाइट चालू थी। जो यहाँ पे गली में जो लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे ना, लेकिन अगेन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या हुई थी। क्या लग रहा है सर, अगर ड्राइवर ने सावधानी बरती होती तो शायद गाड़ी जो है इस तरह के घटना का शिकार ना? देखिए अगेन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि डॉक्टर की लापरवाही है या कुछ है। ये तो निश्चित रूप से बाकी चक्षुदर्शी जो साक्ष्य हैं उनसे विस्तार से बात करने के बाद में क्लियर होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि यदि वो क्रैश बैरियर अगर होता तो गाड़ी इतनी नीचे नहीं गिरती। सर, आपसे समझना चाहूँगा क्या मापदंड होते हैं कि अगर ऐसी सड़क में रोड वाटर बॉडी है या फिर कोई सड़क जिसमें 3 मीटर से ज़्यादा गहराई है वहाँ पे क्रैश बैरियर होना चाहिए, ये मापदंड है। देखिए 3 मीटर से ज़्यादा गहराई जहाँ पर है वहाँ पे क्रैश बैरियर होने चाहिए। और संजय जी हैं, इन्होंने जांच कर ली है। प्रारंभिक तौर पर गाड़ी की लाइट जो 3 चीज़ें चल रही हैं उसमें गाड़ी की लाइट काम कर रही थी। गाड़ी अनियंत्रित होकर गिरने की बात जो है वो सामने आई, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है और कंप्लीट जांच होने के बाद जब रिपोर्ट सामने आएगी उस पर यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर घटना कैसे घटी। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। कुम्हारी में घटित घटना ने सरकारी सिस्टम में हो रहे लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। कुम्हारी के अलावा रायपुर के आसपास भी कई ऐसी खदानें हैं जिन्हें खोदने के बाद वापस पंटिंग नहीं की गई है और यहां अक्सर ऐसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। सरकारी नियम ये कहता है कि 3 मीटर से गहरी वाटर बॉडी होने पे या फिर किसी भी तरह की खाई होने पे वहाँ पे क्रैश बैरियर हो, लेकिन रायपुर के नज़दीक कुम्हारी के केडिया रोड पे इस तरह की स्थिति नहीं थी। आलम ये बना कि 32 से ज़्यादा लोगों के मजदूरों वाली बस जो है वो खाई में पलट गई और पलटने के बाद अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। अगर समय रहते इस काम को पूरा किया गया होता और यहाँ पर क्रैश बैरियर मौजूद होता तो हो सकता है उन लोगों को अपनी जान न गंवाना पड़ता। जांच चल रही है, जांच चलने के बाद में ये पता लग पाएगा कि आखिर जो गलती है वो किसकी है, लेकिन इसमें सरकारी सिस्टम भी उतना ही दोषी है जितना अन्य लोग होंगे, क्योंकि जब इस पर पूर्व में अगर क्रैश बैरियर लगा दिया गया होता तो ये तस्वीर देखिए आप कि अब इसका काम शुरू किया गया है। अगर यही काम समय रहते पूर्व में चालू कर लिया गया होता तो शायद हो सकता है कि 13 लोगों को अपनी जान न गंवाना पड़ती। और ये पहली घटना यहाँ की नहीं है, इससे पूर्व में भी 4-5 घटना यहाँ पर घटित हो चुकी है। खाई 12 लोगों को खा गई, सिस्टम की लापरवाही 12 लोगों को खा गई। क्रैश बैरियर अब लगाए जा रहे हैं जबकि इन्हें सालों पहले लगा देना चाहिए था। बहरहाल उम्मीद है कि सिस्टम के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। न केवल कुम्हारी में बल्कि कहीं और भी इसके पूरे इंतजाम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के बाद मौसम बदल गया है।
कई जिलों में आंधी तूफान ने तबाही मचाई है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिरे हैं। अचानक मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में मौसम का ये बदलाव भारी तबाही लेकर आया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गेहूं की फसल बर्बाद हुई है भोपाल में, सोलर प्लांट में तबाही आई है खंडवा में, आंधी में टीन शेड उड़ गए हैं खरगोन में, और शाहजहांपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है और भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को। इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप, भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में बारिश से खुले में रखा गेहूं बर्बाद हुआ है। अन्नदाता के साथ ही शासन को चपत लगी है करोड़ों रुपए की। भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में बारिश में खुले में रखा गेहूं बर्बाद हुआ है, तो वहीं खरगोन में आंधी तूफान के बाद टीन शेड उड़ गया। खंडवा में हवा आंधी का बड़ा असर देखने को मिला है और खंडवा में एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट जो बन रहा था, उसके लॉन्चिंग स्टेशन को बड़ा नुकसान हुआ है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है उसका स्टेशन ठप हो गया है और लॉन्चिंग स्टेशन धराशायी हो गया है, तो बड़ा नुकसान हुआ है मौसम के मिजाज के बदलने के कारण। मध्य प्रदेश में ओमकार बांध के बैंक वाटर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है, जिसके कई पैनल पानी में पलट गए हैं। गनीमत रही कि काम कर रहे मजदूर जान बचाकर भाग गए हैं, कोई जन हानि नहीं हुई, ये गनीमत की बात रही। हालांकि जिन सोलर प्लांट को लॉन्च कर दिया गया है उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और ये तस्वीर देखिए जरा, तेज बारिश के बाद खेत में काट कर रखी गई फसल तिनके की तरह बह गई। वीडियो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का है, जहां गेहूं की फसल काट कर रखी गई थी, लेकिन तेज बारिश के साथ आंधी आई और किसानों की सारी मेहनत बहा कर ले गई। अब आपको भोपाल के फंदा गांव की तस्वीर दिखाते हैं। यहां प्रशासन की लापरवाही से सैकड़ों टन गेहूं बारिश में भीग गया। सहकारी समिति के अधिकारी गेहूं की खरीदी वेयर हाउस की बजाय खुले मैदान में कर रहे थे। अचानक बारिश आ गई और खेत के मैदान में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं पूरी तरह से भीग गया। और तालाब है कि मौसम विभाग ने 4 दिन पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने खुले में खरीदी जारी कर रखी थी और इसी लापरवाही की वजह से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। फंदा गांव इसके बाद पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने और तो तमाम तरीके से ये बारिश से चीज़ें नुकसान हुई हैं। और बारिश से जो जगह जगह पर तस्वीरें आई हैं वो विस्तार न्यूज़ में आप देख रहे थे। कहीं सोलर प्लांट टूटा तो कहीं फसलें बह गईं, किसानों को भारी चपत हुई है। और मध्य प्रदेश के एक अंचल में नहीं बल्कि कई अंचलों में ये हाल देखा गया है। कहीं गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन की सिस्टम की लापरवाही भी सामने आई है, जहां गेहूं की खरीदी खुले आसमान के नीचे हो रही थी और जिसके कारण करोड़ों का चूना भी लग गया है प्रशासन को। विवेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। विवेक, बता दीजिए कहां कहां मौसम का मिजाज बदला, कहां कहां क्या क्या नुकसान हुआ, और सबसे बड़ी चीज जो है वो है गेहूं खरीदी को लेकर। खरीदी हो रही है और फसल कट भी रही है, तो कहां कहां नुकसान की खबरें सामने आई हैं? नीतीश, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है और बारिश से सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। इसलिए नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने अभी अपनी फसल काटी है और गेहूं लेकर वो जहां पे तुलाई हो रही है, सोसाइटीज़ है, वहां पे पहुंच रहे हैं। लेकिन सोसाइटियों में व्यवस्था क्या है? दीपक, आप तस्वीर दिखाइए कि ये गेहूं रखा हुआ है जो पूरी तरीके से भीग गया। ये गेहूं खुले में रखा गया है क्योंकि यहाँ पे सामने वेयर हाउस है। वेयर हाउस के बजाय ये खुले खेत में ये समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मौसम विभाग ने 4 दिन से अलर्ट जारी करके रखा है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन कोई इंतजामात नहीं है। सामने वेयर हाउस है लेकिन खरीदी खुले में हो रही है। किसानों की संख्या ज्यादा है और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ मेट्रिक टन, 1 लाख मेट्रिक टन ये खरीदी होगी, लेकिन खरीदी करने के लिए ये काटा, जिससे मात्र 25 से 50 किलो गेहूं की तुलाई हो सकती है।
सैकड़ों की संख्या में किसान रोज यहाँ आते हैं, अपनी फसलों को यहाँ पे बेचते हैं, लेकिन देखिए कि बारिश ने किस कदर कहर ढाया है कि किसानों की मेहनत की जो फसल है वो पानी में घुल गई है। और इधर देखिए, जब ये समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं तो किसान भी खरीदी बेचने के लिए यहाँ पे आए हैं। कई सारे किसान हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या व्यवस्था रही यहाँ पे जब आप यहाँ पे फसल अपनी यहाँ पे बेचने के लिए आए सोसाइटी में। व्यवस्था तो साहब आपके सामने है, खुले में अनाज तुल रहा है और ट्राली लाके लगा दो, 2 कांटे चलते हैं। 4 दिन के लिए ट्राली खड़ी रहे। मेरी जैसे 4 दिन से 2 ट्रॉली खड़ी थी, एक ट्रॉली ये आज भी खड़ी है, एक मेरी ट्रॉली सुबह तुल के चली गई। ये व्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा, व्यवस्था ऐसी है कि गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा, इनको भी शासन प्रशासन को, बड़े अधिकारियों को देखना चाहिए। यहाँ जो कर्मचारी हैं सब परेशान है बेचारे, उनके पास पल्ली का ठीक नहीं है। मेरी एक तुरपाल थी जो एक्स्ट्रा थी मेरे पास, जो एक ट्राली मेरी तुल गई, अभी ढकवाई मैंने उस पे। मतलब आपको बड़ी चिंता है प्रशासन की, लेकिन प्रशासन को गेहूं की चिंता नहीं है कि वो खरीदी कर रही है। तो इसलिए चिंता है कि ये जो हमारा अनाज है हमने गवर्नमेंट को दिया समर्थन मूल्य पे, लेकिन गवर्नमेंट वापस पहुंचाएगी हम लोगों में ही है। तो चिंता तो रहेगी साहब, ये अन्न है, ये भीग रहा है, सड़ रहा है, तो चिंता तो सभी को रहेगी। 6 महीने हमने भी इसमें मेहनत की, इसको बारिश उगाया, जैसे तैसे कर कुरा के हम यहाँ पे लाए, तो ये स्थिति आपके सामने है। अच्छा, दूसरी बात, वेयर हाउस यहाँ पे बनाए, किसान के बच्चे ने वेयर हाउस बनाया है। पिछली बार क्या हुआ था कि बेमौसम बारिश हुई थी, पूरा गेहूं आड़ा गिर गया था, बहुत सी धान भी बोते हैं सब लोग यहाँ पे, तो कटाई के टाइम में थोड़ी बहुत मट्टी आती है। पिछली बार चुनाव थे तो मामा ने कहा था कि मैं आपका एक एक दाना तुलवाऊंगा। मैंने आप तो जैसा भी हो सब उपार्जन केंद्र पे लेके आओ, मैं सब तुलवाऊंगा। ऐसा कोई सा वेयर हाउस नहीं है जहाँ पे मट्टी वाला गेहूं नहीं तुला, क्योंकि वो तो प्रशासन ने, शासन ने ही कहा था कि सब तुलेगा। अब यहाँ ये दिक्कत आ रही है, हम भी परेशान हैं। किसान के बच्चे ने वेयर हाउस बनाया, यदि वो चालू होता या उसी में तुलाई होती तो अब तक हम भी फुर्सत हो लेते। हमें भी सोसाइटी चढ़ाना है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये ट्रॉलियां खड़ी हैं 3-3 दिन तक, तो अब खेत में से नहीं हटेंगे साहब। ये बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पे कि ये ट्रॉली खड़ी हुई है और ये खेत है जहाँ पे तुलाई हो रही है, और अपनी गेहूं की रक्षा करने के लिए खुद तिरपाल लेके आए हैं। और यहाँ पे व्यवस्था की गई उस जगह की स्थिति देखिए कि ये पंडाल लगा के तुलाई हो रही है, जबकि 4 दिन पहले मौसम विभाग ने ये अलर्ट किया था कि मौसम खराब है, बारिश हो सकती है। उसके बाद भी तिरपाल लगाने की क्या जरूरत है? मतलब पूरे सरकारी सिस्टम में ही भांग घुल गई है। और ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि किसान को चिंता है, किसान अपनी तिरपाल लेके आ रहा है, लेकिन प्रशासन सामने एक वेयर हाउस खुला है, प्रधानमंत्री मोदी की लाभार्थी योजना के तहत ये बनाया गया था, लेकिन तस्वीर आप देखिए कि ये खुले में ही तिरपाल लगाई जा रही है। ये तिरपाल है जो आधी से पूरी तरीके से, अगर आप सुन पा रहे हो विवेक, आप सुन पा रहे हैं विवेक, खरीदी केंद्र जब स्वीकृत किए जाते हैं तो प्रॉपर मद दिया जाता है तिरपालों की व्यवस्था के लिए कि प्रॉपर अच्छे तरीके से आप जो प्रशासन खरीदी कर रहा है उसको ढके। जहां आप खड़े हैं उन तस्वीरों को देख के लग रहा है कि उसमें भी कुछ सही ढंग से काम हुआ नहीं है। आधी बोरियां खुली हुई दिख रही हैं, जूट के महंगे बोरे हैं। प्रशासन खर्च करता है कि अच्छे तरीके से खरीदी हो, पूरी व्यवस्था होती है। जब समर्थन मूल्य पे खरीदी के लिए, सरकार नियम लाती है तो ये एक बाकायदा एक पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी के तहत किसानों के समर्थन मूल्य से लेकर सारे केंद्र निर्धारित किए जाते हैं, अफसरों की ड्यूटी लगाई जाती है, SDM से लेकर तमाम RI, तहसीलदार, इस तमाम सारे अधिकारियों की ड्यूटी लगती है। और बाकायदा एक अधिकारी मौजूद रहता है कि पूरी तरीके से किसी तरीके किसान को दिक्कत ना हो। लेकिन यहां पे स्थिति यह है कि हमाली से लेकर तिरपाल तक में भी भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि आप तस्वीर देख लीजिए कि ना तो इनके पास तिरपाल थी, ना ही खरीदी करने की कोई व्यवस्था, ना ही किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था। बातें बड़ी बड़ी हो जाती है खाद्य विभाग की ओर से, क्योंकि डिपार्टमेंट उनका है और किसानों को पूरी तरीके से मदद मिल जाए, इसलिए ये पूरी व्यवस्था कहाँ नदारत है। यहाँ के खरीदी केंद्र की जो समिति बनती है और समिति को खरीदी केंद्र दिया जाता है, और जो खरीदी केंद्र संचालित कर रहे हैं, है कोई यहाँ पर? ये पानी है जो ये गेहूं की तमाम बोरियां भीग गई, उसके बाद जो पानी बचा हुआ है वो ये है। विवेक, समिति के प्रबंधक कहाँ हैं और समिति के सदस्य कहाँ हैं? कुछ उनके बारे में जानकारी मिली? अगर अभी वो यहाँ हो तो उनसे बात करने की कोशिश करिए। विवेक, मैनेजर साहब यहाँ थे, बताइए। नीतीश, यहाँ पे मैनेजर साहब थे। मैनेजर साहब कहाँ हैं? अभी तो दिखाई दे रहे थे, कहाँ चले गए मैनेजर साहब? वो तो निकल गए साहब। मैनेजर साहब निकल गए।
मतलब किसानों की फसल की खरीदी हो गई, फसल भीग गई, कोई चिंता नहीं है। 5 दिन ये अनाज नहीं उठाया साहब अभी। और ये एक बड़ी बात बता रही है, किसान है कई दिनों से लगातार यहाँ पे खरीदी बेचने के लिए आए थे अपनी फसल को। ये बताएगी आपको बड़ी बात, क्योंकि ये लगातार 4 दिन से अपनी फसल की तुलाई के लिए मौजूद है। अभी जैसे बारिश हुई है तो जैसे ये अनाज है, अब अगर ये चाहे कि सुबह ये अनाज उठा लें तो यहाँ से अनाज ये खेत में से उठेगा नहीं। कीचड़ ऐसा भरा पड़ा है यहाँ पे कि ये अनाज उठ ही नहीं सकता है। माने 4 दिन तो बारिश का अलर्ट और है ही 15 तारीख तक का, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बनेगी इस गेहूं की। अच्छा, इसका एक उदाहरण अपन ट्रॉली को देख लेते हैं कैसे अनाज भराएगा। आइए नीतीश, मैं आपको किसान की जुबानी ही सुना देता हूं कि आखिर यहाँ पे भांग की स्थिति क्या है, कि ये किसी जगह पे भांग नहीं घुली है बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम में भांग घुली हुई है। मैं किसान के साथ ही जाता हूँ कि यहाँ पे एक आपको ट्रैक्टर भी दिखाऊंगा कि वो फसल बेचने के लिए आए लेकिन उसकी ट्रॉली ही फंस गई। समझिएगा नीतीश की यहाँ पे अगर किसान आ रहे हैं तो उनके रखने आने जाने और पूरे सभी चीजों की कोई व्यवस्था नहीं होनी है। चाहिए, देखिए, पानी ये की, ट्रैक्टर प्रबंधन आपको की, दिखा रुकने की, छांव की, लेकिन यहाँ का मंजर देख के ऐसा लग रहा है कि कोई व्यवस्था नहीं की गई और अन्नदाता परेशान है। दिखाएं विवेक, दिखाएं, बताएं। फसल उन्होंने बेची और उसके बाद उनका ट्रैक्टर फंस गया। ये खाली ट्रॉली फंसी हुई है, तो आप समझिए कि यहाँ से जब अगर प्रशासन कोशिश भी करेगा तो ये निकाल नहीं सकेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से खेत है। और इसके बाद भी यहाँ पे स्थिति ये है कि सामने वेयर हाउस है, बेहतर कंडीशन पे बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन खरीदी कहाँ हो रही है? 2 तस्वीरें देख लीजिए आप। ये वेयर हाउस बना है और ये खुले में खरीदी हो रही है। तस्वीर देखिए आप, 2 तस्वीर देखिएगा, एक तरफ वेयर हाउस है, एक तरफ खुले में खरीदी। तो आखिर किसान जाए तो जाए कहां? क्योंकि पैसा तो सरकार का खर्च होना है, अधिकारियों को क्या है, उनकी तो जवाबदेही खरीदी तक है, रख रखाव की जिम्मेदारी किसी और की है। तो ऐसे में सवाल उठता है नीतीश कि आखिर पूरे सरकारी सिस्टम में ये चल क्या रहा है। लेकिन अधिकारियों की जवाबदेही को विस्तार न्यूज नहीं छोड़ेगा विवेक, और आप लगातार नजर बनाए रखिए और उनसे जवाब तलब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मुखातिब होने के लिए। और अब बात करते हैं कि आखिर 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई है। 23 जिलों में तेज बारिश हुई है, जिसमें भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, बालाघाट, शहडोल, दमोह, रीवा, सागर, जबलपुर, हरदा, देवास, खरगोन, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, सीहोर, शाजापुर, यहां बारिश हुई है। सबसे ज्यादा सिवनी के केवलारी में 32 मिलीमीटर यानी कि 1.25 इंच बारिश हुई है। छिंदवाड़ा के हर्रई देवास के खाते गांव में भी 1 इंच से ज्यादा पानी गिरा है। तो 24 घंटे में 23 जिलों में बारिश हुई है। कई जगहों पर ओला गिरा है और आंधी ने प्रकोप बरपाया है। अन्नदाता परेशान है और सिस्टम जहां सो रहा है वहां विस्तार न्यूज जाग रहा है और विस्तार न्यूज वहां पर पहुंचकर आपको तस्वीरें दिखा रहा है। और अब वक्त है फटाफट अंदाज में खबरें देखने का। चलिए रुक करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। बलिया से नीरज शेखर, फूलपुर से प्रवीण पटेल को मिला टिकट, तो वहीं इलाहाबाद से रीता बहुगुणा का कटा टिकट। धीरज त्रिपाठी को बनाया गया उम्मीदवार। छिंदवाड़ा के दमुआ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को किया संबोधित। मंच से कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, छिंदवाड़ा की जनता सब जानती है, 13 माह में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने हमेशा दिया गरीबों का साथ। चुनाव आयोग ने बैतूल में मतदान की तारीख में किया बदलाव। 26 अप्रैल की जगह 7 मई को होगी वोटिंग। 19 अप्रैल तक नामांकन की आखिरी तारीख। बीएसपी प्रत्याशी के निधन के बाद मतदान की तारीखों में किया गया बदलाव। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के महुआ बीनने पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कसा तंज। कहा, राहुल गांधी राजनीति के लायक नहीं है, वो जबरदस्ती के नेता है। महुआ खाकर बता दिया अपना शौक। पूर्व एसडीएम निशा बांगरे का राजनीति से मोहभंग। सरकारी नौकरी में वापस आने के लिए निशा बांगरे ने सामान्य प्रशासन विभाग को दिया आवेदन। डिप्टी कलेक्टर के पद से दिया था इस्तीफा। कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद स्पीकर बनाई गई थी निशा बांगरे। चुनावी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने पर घिरे कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में की शिकायत। बयान को लेकर विस्तार न्यूज पर बोले लखमा, ऐसा कुछ नहीं बोला।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारी। निर्वाचन आयोग ने प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कलेक्टर का दिखा अनोखा अंदाज। कलेक्टर केएल चौहान ने ट्रैक्टर चलाकर स्वीप कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों को मतदान के लिए किया जागरूक। स्वीप कार्यक्रम के तहत निकाली गई थी ट्रैक्टर रैली। पेंड्रा में मतदाता जागरूकता को लेकर मैराथन और जुम्बा डांस का किया गया आयोजन। कलेक्टर लीना मंडावी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता भी हुई शामिल। पुलिस विभाग की तरफ से पेंड्रा के मल्टीपर्पज ग्राउंड के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। धार की भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में लगातार 20 दिन जारी रहा एएसआई का सर्वे। 16 अधिकारियों की टीम सर्वे के काम में जुटी। एएसआई के सर्वे से संतुष्ट नजर आए दोनों ही पक्ष। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सिंगरौली में तेज रफ्तार का कहर। लोडेड ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ट्रेलर चालक। सिंगरौली में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। महिला को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। पत्नी को कंधे पर लेकर अस्पताल पहुंचा पति। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमकर हुई प्रशासन की किरकिरी। जशपुर में बेखौफ हुए बदमाश। अज्ञात लोगों ने ऑटो वर्कशॉप में लगाई आग। आग से हवा भरने वाली टंकी में हुआ ब्लास्ट। दुकान में रखे बाइक समेत अन्य सामान जलकर हुआ खाक। अंबिकापुर में स्कूल संचालकों और किताब दुकानदारों के बीच सांठ-गांठ का मामला आया सामने। किताबों की बिक्री सांठ-गांठ के माध्यम से करते हैं। विस्तार न्यूज ने मामले को उठाया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने बनाई जांच समिति। रिपोर्ट मिलने के बाद अफसर कह रहे हैं कार्रवाई की बात। दंतेवाड़ा के कमारगुड़ा के पास आईईडी ब्लास्ट। विस्फोट में सड़क निर्माण में लगा हाईवा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। नक्सलियों ने पुल में छिपाकर लगा रखा था आईईडी। एडिशनल एसपी आर.के. बर्मन ने घटना की पुष्टि। कांकेर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने किया आत्मसमर्पण। परतापुर एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे नक्सली। एक नक्सली पर था 1 लाख रुपए का इनाम। कोंडागांव में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का किया गया खुलासा। पुलिस को हाथ लगे गिरोह के 3 सदस्य। गिरफ्तारी आरोपियों के पास से चोरी की 35 बाइकें की गईं जब्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के सरहुल महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। शराब घोटाले में ईडी ने दर्ज की नई एफआईआर। अनिल टुटेजा समेत 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अनिल टुटेजा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद नए एंगल से जांच शुरू। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। बने रहिए लगातार हमारे साथ। नमस्कार।